कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने में घर की स्त्रियों की अहम भूमिका होती है। घर की स्त्रियां ही अपनी समझदारी से टूटते और बिखरते परिवारों को जोड़ सकती हैं। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है कि बेनी माधव गौरीपुर के जमींदार हैं और उनके दो बेटे हैं। बड़े का नाम श्रीकंठ है। उसने बहुत दिनों के परिश्रम के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की है। इस समय वह एक दफ्तर में नौकर है और शादीशुदा है। उसकी पत्नी का नाम आनंदी है जो कि बड़े घर की बेटी है। उसका छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह थोड़ा दोहरे बदन का है, सजीला जवान है, भरा हुआ मुखड़ा है, चौड़ी छाती है। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वो रोज सवेरे उठकर ही पी जाता है। परंतु श्रीकंठ शरीर से थोड़ा दुबले पतले हैं। इसका कारण जो पार्ट में बताया गया वो है कि वो बीए की पढ़ाई के कारण उन्होंने कभी भी अपने शरीर पर ध्यान दिया नहीं, इसीलिए वह बहुत दुबले पतले हैं। बेनी माधव की वर्तमान में आर्थिक स्थिति कुछ इतनी अच्छी नहीं है। बेनी माधव अपने अपनी आधे से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके हैं। वर्तमान में उनकी आय सिर्फ अगर माना जाए और देखा जाए तो वो 1,000 वार्षिक यानी साल भर में वो 1,000 रुपए उनकी आमदनी है। बेनी माधव के पिता किसी समय बड़े धन्य धान से संपन्न हुआ करते थे और उन्होंने ही गांव में तालाब और मंदिर बनाया था, लेकिन आज उनके पास इतना धन नहीं था कि वो उसकी मरम्मत करा सकते। श्रीकंठ बीए से अंग्रेज़ी में बीए जो है उन्होंने अंग्रेज़ी में किया था और उनको इसकी डिग्री भी प्राप्त थी, लेकिन वो पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे, बल्कि वह इस बात पर जोर देते थे कि जो प्राचीन सभ्यता है वो ज़्यादा अच्छी है और उसका हमें पालन करना चाहिए। सम्मिलित कुटुंब यानी जॉइंट फैमिली के वो उपासक थे, उसको मानते थे कि जॉइंट फैमिली बेस्ट होती है। और आजकल स्त्रियों से में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि थी, श्रीकंठ उसे जाति और समाज के लिए हानिकारक समझते थे। इसीलिए गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदा करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु भी समझने में संकोच नहीं करती थी। आनंदी स्वभाव से बड़ी अच्छी स्त्री थी, घर के सभी लोगों का सम्मान और आदर करती थी, परंतु उसकी राय संयुक्त परिवार के बारे में अपने पति से जरा अलग थी। उसके अनुसार यदि बहुत कुछ समझौता करने पर भी परिवार के साथ निर्वाह करना मुश्किल हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। एक दिन आनंदी अपने देवर के लिए मांस पका रही थी। बड़े घर की बेटी होने के कारण किफ़ायत नहीं जानती थी, इसलिए आनंदी ने हांडी का सारा घी मांस पकाने में उपयोग कर लिया। इस कारण दाल में डालने के लिए घी नहीं बचा और इसी कारणवश देवर और भाभी में झगड़ा हो गया। घी की बात को लेकर लाल बिहारी ने अपनी भाभी को ताना मार दिया जैसे उनके मायके में घी की नदियां बहती हों। यही आनंदी के दुख का कारण था, क्योंकि आनंदी बड़े घर की बेटी थी, उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और कहते हैं कि ना स्त्रियां गालियां सह सकती हैं, मार सह सकती हैं, पर अपने मैके की निंदा यानी अपने परिवार की निंदा नहीं सह सकती। आनंदी का दाल में घी ना डालना और अपने देवर से इस तरह की बातें सुनना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देवर ने इतनी सी बात पर आनंदी पर खड़ाऊं फेंका और मारा, और इसी बात को लेकर आनंदी की जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आ जाना, कि उसे लगा कि वो मुझसे छोटा है और इस तरह मेरे ऊपर चप्पल फेंक रहा है यानी खड़ाऊं फेंक रहा है। अब वह ये बात अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन पति तो शहर में नौकरी करता था, वो उसका इंतज़ार करती है। आनंदी से मिलने से पहले श्रीकंठ अपने भाई और पिता से मिल चुके थे। अब जब वो काफ़ी दिनों बाद आता है तो आनंदी से मिलने से पहले वो अपने भाई और पिता से पहले मिलता है, तो सारी काफ़ी हद तक बातें उसको थोड़ी बहुत पता चल चुकी होती हैं। आनंदी से जब वो मिलने के लिए आता है तो उसे लगता है कि अब वो उनके पहलुओं को सुन चुका है, तो उसे लगता है कि उसकी पत्नी गलत है। तो वो वहाँ पर जाता है और उससे आनंदी से जब श्रीकंठ झगड़े का सारा हाल जाना तो क्रोध से श्रीकंठ की आंखें लाल हो जाती हैं। अब वो आनंदी के प्रोस्पेक्टिव को सुनता है जब अंदर आता है। पहले तो वो दोनों के प्रोस्पेक्टिव को सुनता है, फिर अंदर आता है तो वह अपनी पत्नी के का जो भी उसने महसूस किया होता है उसकी बात को समझता है, उसे क्रोध आ जाता है और अपने भाई द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार से उसे बहुत दुख होता है और इस सब के कारण उन्होंने घर से अलग हो जाने का निर्णय ले लेता है और अपने पिता को ये निर्णय सुनाता है कि अब मेरा इस घर में निर्वाह नहीं हो पाएगा। गांव में कुछ कुटिल मनुष्य, जो मतलब होता है ना कि गांव में छोटी सी बात का तिनके से कैसे पहाड़ बन जाता है, वैसे ही कुटिल मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो बेनी माधव के संग परिवार और परिवार की नीतिपूर्वक गति से जलते भी थे। उन्हें जब पता चलता है कि पत्नी के खातिर शेखर अपने पिता से लड़ने को तैयार हो गए
तो उनको भी लगता है कि इस पर थोड़ा और मिर्ची नमक मिर्च लगाई जाए। श्रीकंठ क्रोधित होने के कारण अपने पिता से सबके सामने लड़ पड़ते हैं। पिता नहीं चाहते थे कि घर की बात बाहर जाए, परंतु श्रीकंठ अनुभवी पिता के बातें बातें नहीं समझ पाते हैं और लोगों के सामने ही पिता से बहस करने लगते हैं। लाल बिहारी को जब यह पता चलता है तो उसके भाई उसका भाई उसका मुंह नहीं देखना चाहता है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, उसे बहुत दुख लगता है और उसे अपनी गलती का ये एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया है। बड़े भाई ने जब ये कहा कि वे उसका मुंह नहीं देखना चाहते, ये बात वो सहन नहीं कर पाया और आनंदी के सामने घर छोड़ने की बात करने लगा। अपने देवर के घर छोड़ने की बात पर आनंदी बहुत व्यथित हो जाती है, बहुत दुख होता है उसे और उसे पश्चाताप इस बात का होता है कि मैंने इस बात को ज़्यादा ही बढ़ा दिया। वह स्वयं आगे बढ़कर अपने देवर को रोककर दोनों भाइयों में सुलह करा देती है और आनंदी की इस समझदारी पर बेनी माधव पुलकित हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं और बोल उठते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं। इस घटना से जो भी गांव के लोग होते हैं, जो भी इसके बारे में सुनते हैं, वो आनंदी की उदारता की सराहना करते हैं, यानी इसकी तारीफ करते हैं। संदेह। संदेह में जो पात्र हैं, राम निहाल जो मेन कैरेक्टर है, काशी में ब्रज किशोर के यहाँ नौकरी करता है। श्यामा एक विधवा है जिसके घर राम निहाल रहता है। किशोरी एक बालिका है जो श्यामा की ननद है। ब्रज किशोर और मोहन बाबू जो हैं वो निकट संबंधी हैं, आपस में रिलेटिव्स हैं। और मोहन बाबू की जो मनोरमा उसकी पत्नी है। श्यामा के घर का जो पहला सीन दिखाया है, राम निहाल अपना सामान बांध रहा है और रो रहा है। उसके हाथों में पत्रों का एक बंडल है और तथा एक चित्र है। राम निहाल का कोई परिवार नहीं है, नौकरी करने के सिलसिले में वो इधर उधर घूमता है और अंत में वो श्यामा के घर आ जाता है और श्यामा के घर आने के बाद उसे यह घर जैसा लगने लगता है, जहाँ उसे अच्छा लगने लगता है और उसका एक तरफा प्यार जो है वो श्यामा के प्रति बढ़ने लगता है और वो काशी में ब्रजमोहन के यहाँ नौकरी उसे मिल जाती है और उसके घर में वो किराए पे रहता है। राम निहाल नौकरी व घर छोड़ने को तत्पर है, क्योंकि और तत्पर है और वो रो रहा है। तो श्यामा के पूछने पर वो बताता है कि 4-5 पहले पहले की घटना है कि एक दिन शाम उसके मालिक ब्रजकिशोर बाबू ने उसे कहा कि मैं मेरे कुछ संबंधी आए हैं, उनको तुम नाव पर बैठाकर सैर करा आना, क्योंकि मैं आज बहुत बिजी हूँ, यानी बहुत व्यस्त हूँ। राम निहाल मोहन बाबू और मनोरमा को लेकर सैर कराने ले जाता है। रास्ते में मनोरमा जो है वो राम निहाल को बताने का प्रयास करती है कि उसके पति को पागल बनाया जा रहा है और अब कभी कभी वो पागलों सी बातें भी करते हैं। मोहन अपनी पत्नी और मनोरमा पर संदेह करता है कि वो ब्रज किशोर के साथ मिलकर उसे पागल बना रही है। राम निहाल मनोरमा के रूप के कारण बहुत आकर्षित होने लगता है और उसके अंदर जो है सिंपथी यानी सहानुभूति डेवलप होने लगती है। मनोरमा चलते समय निहाल से याचना करती है कि मुझे इस विपत्ति से मेरी सहायता करो। उस दिन के बाद से मनोरमा राम निहाल को पत्र लिखने लगती है और अपनी परेशानियां बताती है और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस कारण जो उसके हाथ में वो जो पत्र का बंडल है वो मनोरमा का ही होता है। राम निहाल को संदेह होता है कि मनोरमा उससे प्रेम करती है, इसलिए वो पत्र लिख रही है। तो इसी कारण उसने मुझे बुलाया भी है। तो वो ये इस डाउट के चक्कर में वो पत्रों को पढ़ नहीं रहा है, खोल नहीं रहा है। श्यामा राम निहाल के हाथ हाथ से चित्र, एक हाथ में उसने चित्र पकड़ा होता है, वो चित्र खींच लेती है। ये चित्र किसका है? तो वो खींचती है और देखती है ये तो मेरा है। श्यामा को आश्चर्य होता है कि राम निहाल उससे प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? उसे लगता है कि ये लड़कपन जैसा है, ये बचपना क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई मैं तो विडो हूँ, मैं विधवा हूँ, मुझसे प्रेम करना तो एक लड़कपन है। श्यामा उसके संदेह को दूर करती है और कहती है कि मनोरमा दुश्चरिता नहीं है, वो मतलब तुम्हें प्यार नहीं करती, वो इसलिए तुम्हें नहीं बुला रही है, वो कैरेक्टरलेस नहीं है। निहाल का श्याम से प्रेम करना जो है वो बचपना है, उस पर तुमको ध्यान देना चाहिए। श्यामा निहाल से कहती है कि सामान यहीं रख दो और तुम जाओ, मनोरमा की सहायता करो और वापस आ जाना। और इस तरह करके वह जो उसके मन में जो भ्रम, वो जो संदेह, जो डाउट चल रहा था, उसको समाप्त कर देती है। भीड़ में खोया आदमी लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा रचित है। ये कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। लेखक बाबू श्यामलाकांत की लड़की का निमंत्रण मिला। लेखक को बाबू श्यामलाकांत की लड़की के विवाह का निमंत्रण मिला।
श्यामलाकांत परिवार में हरिद्वार में रहते थे। लेखक रेल के आरक्षण के लिए कार्यालय जाता है। भीड़ इतनी होती है कि उसे रिजर्वेशन नहीं मिलता, यानी आरक्षण नहीं मिलता। उसे बिना आरक्षण ही हरिद्वार जाना पड़ता है। जिस किसी तरह बेचारा बहुत मेहनत कर कर गाड़ी पर चढ़ता है और कुली की तरह, वो भी कुली की सहायता से, और खिड़की से जैसे तैसे घुस पाता है। लश्कर में जब उसे गाड़ी बदलनी होती है तो वह गाड़ी अंदर तक भरी होती है। छत पे भी सवारियां लदी पड़ी होती हैं। जैसे तैसे लेखक हरिद्वार पहुंचता है। हरिद्वार में बाबू श्यामला कांत का बड़ा पुत्र दीनानाथ उसे लेने आता है। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है पर बेरोजगार है। कार्यालय में अपना नाम लिखवाता है, परंतु उसे कहा जाता है कि नौकरी तो उसे मिलने की आशा भी ना रखना, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि नौकरी मिलना असंभव है। घर पहुंचने पर लेखक ने देखा कि 10-12 व्यक्तियों का पूरा परिवार केवल 2 कमरों में गुजारा कर रहा था, क्योंकि बहुत छानबीन करने पर भी उन्हें कोई बड़ा मकान हासिल नहीं हुआ था। श्यामलाकांत जी की पत्नी 3 छोटी लड़कियों और 2 छोटे लड़कों के साथ जलपान लेकर उपस्थित हुईं। उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर लेखक ने जानना चाहा कि क्या आप अस्वस्थ हैं? पता चला कि जिस अस्पताल में वे अपनी चिकित्सा कराने जा गई थीं, वहाँ रोगियों की इतनी भीड़ थी कि डॉक्टर ने उनका ठीक-ठाक इलाज नहीं किया। इतनी भीड़ में वो किस-किस को ठीक प्रकार से देखता। श्यामलाकांत की पत्नी शादी के लिए कपड़े सिलाना चाहती थी, परंतु दर्जी ने पहले आए ढेर कपड़ों को दिखा कर कपड़ा देने से इनकार कर दिया। पहले ग्राहक की चिरौंजी करना, यानी बहुत ज़्यादा कहने पर भी उसने किसी तरह उस भीड़ में सामान लेने को एग्री हुआ, यानी लिया उसने। दूसरा लड़का सुमंत राशन की दुकान में भीड़ से अधिक होने के कारण अधूरा सामान लेकर घर वापस आ जाता है और थक हार कर आता है और अपनी माँ से चाय की मांग करता है। यातायात के साधनों की कमी, नौकरी चाकरी की समस्या, आवासों की कमी, चिकित्सा का अभाव, कारीगरों की कमी, खाद्य पदार्थों की बहुत ज़्यादा कमी, इन सब का मूल कारण जनसंख्या की वृद्धि है। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, ये समझाने का लेखक ने प्रयास किया है। जो कहानी का उद्देश्य है वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो समस्याओं को उत्पन्न कर रही है। इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं जिस कारण जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है वो कम हो रहे हैं। यातायात के साधन नहीं मिल रहे हैं, मकान नहीं मिल रहे हैं, जगह नहीं मिल रहे हैं। तो जो वृद्धि है, जो देश का विकास है वो असंभव होगा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कार्य करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जगह, रिसोर्सेज, इन सब की कमी हो जाएगी। इन समस्याओं को वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। भेड़ और भेड़िए श्री हरिशंकर परिसाई जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था का उपहास किया है। कहानी के आरंभ में वन के पशुओं को लगा कि अब वे प्रजातंत्र की स्थापना, यानी डेमोक्रेसी की व्यवस्था को संभालेंगे और वो लागू करेंगे, ताकि उन पर कोई टेंशन ना हो, सब मिल कर रहें, कोई किसी पर प्रहार ना करे, कोई किसी को मारे नहीं। इस तरह का वो एक व्यवस्था बनाना चाहते थे। तो कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है कि एक बार वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे अब प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था संभाल सकते हैं। अब उन्हें लोकतंत्र की शासन व्यवस्था अपना लेनी चाहिए। सबने मिलकर तय किया कि चुनाव कराया जाएगा। जंगल में भेड़ों की संख्या बहुत अधिक थी। वे स्वभाव से निहायत ही नेक, ईमानदार, कोमल, दयालु और निर्दोष थे। वे घास भी सोच समझ कर खाते थे। चुनाव की बात सुनकर वे बड़े उत्साहित थे। दूसरी ओर जंगल में भेड़िए थे। वे चुनाव को लेकर चिंतित थे। उनकी संख्या कम थी। उन्हें लगा कि बहुमत के आधार पर भेड़ों की सरकार अगर बन गई तो उन्हें कहीं घास ना खाना पड़े। एक बूढ़े सियार ने भेड़िए की चिंता का यह उपाय बताया कि रूप बदलकर वे चुनाव प्रचार करेंगे, और उनसे भेड़िए को संत का रूप दिया और 3 सियारों को विद्वान, विचारक, कवि, लेखक, नेता, पत्रकार, धर्मगुरु का रूप रंग दे दिया। भेड़े सियार की बातों में आ गईं और उन्होंने अपना मत भेड़ियों को दे दिया। मतलब उन सियारों को जो 3 रंगों में रंगा था, उन्होंने इतना ज़्यादा प्रचार किया, इतना ज़्यादा समझाया कि जो भेड़िए हैं वो बदल गए हैं, वो आपका हित चाहते हैं। और
इतना ज़्यादा उनको समझाने का प्रयास किया, इतना ज़्यादा प्रचार किया कि वो सब उनकी बातों में बहला फुसलाने के कारण वो समझ गए कि ये लोग सही में चेंज हो गए हैं, ये संत बन गया है और ये हमारी मदद करेंगे, इसलिए उन्होंने उनको वोट दे दिया, यानी मत दे दिया चुनाव में। और भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए जो जो उसमें वो जो है भेड़िए जो है इलेक्शन में जो है जीत जाते हैं। अब जीतने के बाद जो इसमें राजनेताओं पे जो व्यंग्य किया गया वो यही है कि जब कोई भी पार्टी जीत जाती है तो वो कैसे अपने जो वादे वो करती है वो कैसे भूल जाती है। वो भेड़ियों के माध्यम से उन्हें बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब वो बहुमत पाने के बाद भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया और कानून क्या था कि सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य का यानी हेल्थ का ख्याल रखते हुए आधी भेड़ दी जाएगी। इस प्रकार भेड़ों ने रक्षक को हुई अपना भक्षक बना लिया। मतलब उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि भाई जो लोग हमें खाने के लिए हैं उन्हीं को उन्होंने रक्षक समझ लिया, उल्टा समझ लिया। क्यों? क्योंकि वो जो सियार थे जो अलग अलग रंगों में रंगे गए थे उन्होंने उनको इतना बहला फुसला दिया कि वो इस बात से एग्री हो गए कि वो अब हमारा हित चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। और वो भक्षक को ही अपना रक्षक बनाकर अपना ही अहित कर डालते हैं। और इस कहानी द्वारा जो हम एक कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है कि जब भी हम कोई भी कार्य करें उसे जिम्मेदारी से करें और उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझें। और जो वोट देने का काम होता है वो एक जिम्मेदार नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे हमें सतर्कता से यानी अलर्ट होकर एनालाइज करके देना चाहिए। ये जो है काफ़ी हद तक लेखक ने समझाने का प्रयास। कहानी दो कलाकार अत्यंत मर्मस्पर्शी यानी हृदय स्पर्शी हार्ट टचिंग स्टोरी है। इस कहानी द्वारा लेखिका ने यह समझाने का प्रयास किया है कि निर्धन और असहाय दोनों की मदद करनी चाहिए। इस कहानी द्वारा सच्चे कलाकार की परिभाषा को भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। लेखिका के अनुसार सच्चा कलाकार वह होता है जो समाज के साथ सहानुभूति रखता है। चित्रा जहाँ अनाथ बच्चों का चित्र बनाकर अपना कर्तव्य एक तरह से मॉडल ढूंढती है चीज़ों में, वहीं अरुणा उन बच्चों को अपना कर सामाजिक आदर्श और अनुपम उदाहरण साबित करना चाहती है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है कि चित्रा एक चित्रकार है और अरुणा उसकी बहुत ही अच्छी मित्र है। दोनों पिछले 6 वर्षों से हॉस्टल में साथ साथ रहते हैं। चित्रा ने अभी अभी कुछ समय पहले उसने एक चित्र पूरा किया है जिसे वह अपनी मित्र अरुणा को दिखाना चाहती थी। इसीलिए चित्रा ने अरुणा को नींद से जगा दिया। चित्रा ने अरुणा को जब चित्र दिखाया तो उसमें सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान एक दूसरे पर चढ़े दिख रहे थे, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। इसलिए अरुणा ने उस चित्र को घनचक्कर कहा। चित्रा उस चित्र को कन्फ्यूजन का प्रतीक कहा, क्योंकि उस चित्र में सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े थे। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि उनके कमरे के बाहर 3-4 बच्चे अरुणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बच्चे अरुणा और चित्रा के छात्रावास के पास में बस्ती में रहने वाले चौकीदारों चौकीदारी चप जो चौकीदारी करते थे चपरासी, उनके बच्चे जो थे वो नौकरों के बच्चे थे। वो छात्रावास के बाहर बस्तियों में रहते थे। वो अरुणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन बच्चों को अरुणा पढ़ाती थी और इस समय वे अरुणा के पढ़ने उससे पढ़ने के लिए आए थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे। दूसरे दिन चित्रा चाय पर अरुणा का इंतज़ार कर रही है। इतने में अरुणा का आगमन होता है और चित्रा उसे बताती है कि उसके पिता का पत्र आया है जिसमें आगे की पढ़ाई के लिए उसे विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। चित्रा चित्रकार होने के नाते केवल अपने चित्रों के बारे में ही सोचती रहती है। दुनिया में बड़ी बड़ी घटना क्यों न घट जाए, यदि चित्रा को उसमें चित्रकारी के लिए मॉडल नहीं मिलता तो उसके लिए वो घटना कोई भी मायने नहीं रखती है। चित्रा दुनिया से कोई मतलब नहीं रखती थी। वह बस चौबीसों घंटे रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती थी। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, यदि उसमें चित्रा के लिए कोई चित्र या मॉडल ना हो तो वो उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। वह हर जगह हर चीज़ में अपने चित्रों के लिए मॉडल ढूंढना नहीं भूलती थी। इसीलिए अरुणा ने आवेग में आकर चित्रा को यह तक कह दिया कि किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे।
अरुणा के अनुसार चित्रा अमीर पिता की बेटी है और उसके पास साधनों और पैसे की कोई कमी नहीं है, अतः वह उन साधनों से किसी की जिंदगी संवार सकती है। चित्रा को चित्रकला के संबंध में विदेश जाना था, इसीलिए वह अपने गुरु से मिलकर घर से लौट लौट रही थी। घर लौटते समय उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक भिखारिन मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उसके भूखे हुए उसके सूखे और भूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। उस दृश्य को चित्रा अपने कैनवस पर उतारने लग जा गई, इसीलिए उसे घर लौटने में छात्रावास लौटने में देर हो गई। इस तरह इस चित्र के बनाने के बाद और इन सब के बाद चित्रा जो है वो विदेश चली जाती है और तन मन से अपने काम में जुट जाती है। चित्रा ने भिखारिन और उसके शरीर से चिपके उसके बच्चों का चित्र बनाया था, जिससे उसे काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है और उसको शीर्षक यानी टॉपिक दिया था अनाथ। विदेश में उसका यही अनाथ चित्र इतना प्रसिद्ध हुआ और प्रसिद्धि के कारण उसे प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 3 साल के बाद चित्रा भारत लौटती है और उसके पिता उसकी सफलता पर प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन होता है और उसके उद्घाटन के लिए चित्रों के उस उद्घाटन के लिए काफ़ी लोगों को बुलाया जाता है और उसी प्रदर्शनी में चित्रा की भेंट अपनी बहुत अच्छी मित्र अरुणा से होती है काफ़ी सालों बाद। एक दूसरे से मिलने के बाद चित्रा अरुणा के साथ में आए बच्चों के विषय में पूछती है, तो अरुणा उसी को भिखारिन वाले चित्र पर उंगली रखकर बताती है कि वे उसे भिखारिन के बच्चे हैं, जिसके बारे में वह स्वयं उस दिन चित्रा से